नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं आयुषी शेखावत और आपके साथ मैं हूं मोनिका जायसवाल। चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली से बड़ी खबर के साथ, जहां बीजेपी संसदीय दल की बैठक जारी है। इस बैठक में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। गुजरात में ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी का अभिनंदन हुआ। बीजेपी सांसदों ने पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया। देखिए, बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें भी दिल्ली से सामने आई। देख सकते हैं आप किस तरह से राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे अमित शाह भी वहां पर मौजूद है और तमाम जो सांसद हैं उन्होंने जयकारों के साथ स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सर और देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बार फिर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से स्वागत है के नारे लगाकर प्रधानमंत्री का यहाँ पर अभिनंदन किया जा रहा है। आपको बता दें कि भाजपा की ये संसदीय दल की बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और गुजरात में मिली भाजपा को ऐतिहासिक जीत का यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है। अभिनंदन एक दूसरे को सांसद देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आयुषी आपने। देखिए, जैसे ही पीएम मोदी वहां पर पहुंचे, हाथ जोड़कर उन्होंने सभी का अभिनंदन स्वीकार किया और सभी ने तालियों के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया है, क्योंकि गुजरात में बहुमत के साथ बीजेपी सरकार में आई और यही वजह है कि जब वहां के सीएम ने सीएम पद का पदभार ग्रहण किया, उस वक्त भी तमाम बीजेपी शासित सीएम को बुलाया गया और वहां का नजारा भव्य था। और आज ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां संसदीय दल की बैठक में पहुंचे पीएम मोदी, जहां माला पहनाकर उनका स्वागत किया और साथ ही सभी ने तालियां बजाकर पीएम मोदी का स्वागत किया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गणेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, हम तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। देखिए, गुजरात विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, या यूं कहें ऐतिहासिक जो जीत मिली, इसको लेकर अभी संसदीय दल की जो बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर पूरी तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत हुआ और नारे भी लगाए गए कि प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। किस तरीके से, क्योंकि ये जीत बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है और ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि अब तक 150 सीटों पर कायम जीत दर्ज करना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लगातार लोगों से वहां पर संपर्क किया और यूं कहें कि 1-to-1 संपर्क रहा उनका, लगातार किस तरीके से उन्होंने रोड शो किया, रैलियां की और जो लोगों का जो जन समर्थन मिला है आज यहां पर, जिस तरीके जो आज संसदीय दल की बैठक चल रही बीजेपी की, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया गया। और आज ये पूरी बीजेपी के लिए हर्ष की बात है कि इस तरीके से किस तरीके से पार्टी उठ की चलती है और पार्टी आज 150 सीट गुजरात में हासिल करती है। इसको लेकर पूरी तरीके से जो संसदीय दल की बैठक चल रही है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर आभार व्यक्त किया गया और उनका अभिनंदन किया गया। जी बिल्कुल गणेश, तस्वीरें हमने देखी किस तरह से नरेंद्र मोदी का संसदीय दल में स्वागत किया गया, बैठक में स्वागत किया गया। ऐसे में कब तक ये बैठक चलेगी और बैठक के अंदर क्या कुछ होने वाला है, इससे जुड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, इस बैठक के अंदर अब जिस तरीके से जो आने वाले राज्यों में जो चुनाव है, उन चुनाव को लेकर भी रणनीति होगी कि किस तरीके से अब आगे के जो राज्यों में चुनाव है उन राज्यों के चुनाव को लेकर आगे किस तरीके से बढ़ा जाए। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, त्रिपुरा में चुनाव है। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सांसद जो पहुंचे हुए हैं और उन्हें मूल मंत्र देंगे। और एक और बात, जहाँ पर जो वोट पड़े थे पिछले दिनों, जहाँ पर वोटों की संख्या बीजेपी को कम वोट पड़े, वहां पर रणनीति बनाई जाएगी कि उस जगह को किस तरीके से मजबूत किया जा सके और वहां पर लोगों को समझाया जा सके, बीजेपी की जो सरकार की जो नीतियां हैं उन लोगों तक पहुंचाया जा सके, बताया जा सके, जिससे कि वो पक्ष भी बीजेपी की ओर और मजबूत हो सके, अपने उस गढ़ को यानी उस बूथ को और बीजेपी मजबूत करे। क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से जो संगठन है पूरी तरीके से जमीन के स्तर से काम करना शुरू करती है। चाहे वो यूं कहे कि पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ स्तर तक, हर स्तर से उसे अपने तरीकों से पता है कि किस तरीके से अब राज्यों में जो चुनाव होते हैं वहां पर जो चुनाव होने किस तरीके से मजबूत किया जाए। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी जो अपने यहाँ संसदीय दल के बैठक में अपने जो सांसद है उन्हें मूल मंत्र भी देंगे कि किस तरीके से अब आगे लड़ना है, क्या करना है, चुनाव की रणनीति किस तरीके से, जो सरकार की नीतियां हैं जनता को बताना है कि जो नीतियां हैं आप इनका किस तरीके से लाभ ले सकते हैं, जिससे कि आने वाले राज्यों में चुनाव में बीजेपी को इस तरीके से प्रचंड जीत मिले। क्योंकि जिस तरीके से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ की किस तरीके से सरकारें होंगी और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार है कि किस तरीके से वहाँ पर परिवर्तन किया जाए और सरकार आ सके, राजस्थान में जिस तरीके से चुनाव आने वाले दिनों में और वहाँ पर किस तरीके से परिवर्तन होगा, बीजेपी सत्ता में है, तमाम इन चीज़ों को लेकर फिलहाल बातें हो रही है। और साथ ही जो फिलहाल का संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है उसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से जो विपक्ष हमलावर है, विपक्ष के हमला को किस तरीके से जवाब दिया जाएगा। हर एक प्रकार की यहाँ पर रणनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संसदों को मूल मंत्र देते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल गणेश, रणनीति बनानी यहाँ पर जरूरी है, फिर चाहे हम बात करें आगामी चुनाव की या फिर किस तरह से विपक्ष सरकार को घेरने वाला है, इसके ऊपर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, तवांग से बड़ी खबर, जहां तवांग झड़प पर यूएस के रक्षा विभाग ने बयान जारी किया है। यूएस ने कहा कि सहयोगियों की सुरक्षा के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध, मौजूदा हालातों पर हमारी पूरी नजर है और हालात को काबू करने में भारत के प्रयासों का हम समर्थन करते हैं। तो देखिए बड़ा बयान यहाँ पर यूएस की तरफ से सामने आया है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष जल्द अलग हो गए, ये राहत की बात है। बड़ी जानकारी यहाँ पर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिस मुद्दे पर न केवल देश की बल्कि पूरे विश्व की अब नजर डटी हुई है। ऐसे में आपको बता दें कि यूएस का बयान भी यहाँ पर सामने आया है। Yeah, thanks, Rio. So I can tell you that DoD continues to closely watch developments along the line of actual control at the India-China border. We have seen the PRC continue to amass forces and build military infrastructure along the so-called LAC, but I would defer you to India in terms of their views. तो देखिए यूएस से प्रेस सचिव को अभी आपने सुना और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस ने कहा है कि बाइडेन प्रशासन खुश है कि भारत और चीन दोनों अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में झड़प के बाद तेजी से पीछे हट गए। मंगलवार को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने कहा कि अमेरिका स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और दोनों पक्षों को विवादित सीमाओं पर चर्चा करने के लिए मौजूदा द्विपक्षीय चैनल्स का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमें बेहद खुशी है कि दोनों पक्ष संघर्ष के साथ जल्दी से अलग हो गए। दोनों में संघर्ष तो हुआ लेकिन दोनों बहुत जल्द अलग हो गए, ये संतोषजनक बात है। चीन से जारी तनाव के बीच पूर्वी इलाके में भारतीय वायुसेना युद्धाभ्यास करेगी। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना कमांड स्तर पर युद्धाभ्यास करेगी और ऐसे में वायुसेना की पूर्वी कमान का कमांड स्तर पर युद्धाभ्यास 15 और 16 दिसंबर को होगा। इस एक्सरसाइज में वायुसेना के लड़ाकू विमान शामिल होंगे। वहीं एलएसी पर झड़प के बाद एलएसी पर चीनी विमानों की सक्रियता नजर आएगी और साथ ही भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान भी उड़ान भर रहे हैं। तो देखिए तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही है, रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है। जिस तरह से लगातार चीन दगाबाजी करता हुआ आया है, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा के पीठ में छुरा घोंपता हुआ आया है, ऐसे में अब भारत भी सशक्त हो चुका है। तैयारियां यहाँ पर पूरी तरह से की जा रही है और आगे की रणनीति कैसे होने वाली है उसके ऊपर भी पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। आपको बता दें कि कमांड स्तर पर अब युद्धाभ्यास होगा और युद्धाभ्यास 15 और 16 दिसंबर को होगा। बिल्कुल, तवांग में जो मुठभेड़ हुई उसमें भारत के 6 सैनिक जबकि चीन के 20 से ज्यादा सैनिक घायल हुए थे और सभी भारतीय सैनिकों को गुवाहाटी इलाज के लिए लाया गया था। और चलिए आगे बढ़ते और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। आपको बता दें तवांग झड़प के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम ने कहा है कि भारत एक अमर बीज है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत एक अमर बीज है, भारत वो अमर बीज है जो मर नहीं सकता। जी हां, पीएम मोदी ने कहा कि भारत थोड़ा मुरझा सकता है लेकिन कभी मर नहीं सकता। भारत मानवता का स्वाभाविक स्वर है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान पूरे मामले पर यहां सामने आया है
और उनका बयान देना फिलहाल जरूरी भी हो गया था। जिस तरह से विपक्ष सरकार को घेर रहा है, जिस तरह से सवाल यहां पर सरकार पर उठाए जा रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब खुद बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि भारत मानवता का स्वाभाविक स्वर है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार। भारत अमर बीज है जो कभी भी मर नहीं सकता, मुरझा सकता है लेकिन मर नहीं सकता भारत। देखिए, अब ऐसे में ये कहा जा सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर खुद आगे बढ़कर अब पूरे मामले पर बयान दिया है, तो ऐसे में अब विपक्ष के ज्यादा सवाल रहते बनते नहीं है, लेकिन आगे क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। और चीन के साथ सीमा पर हुई झड़प के बाद बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम देश की एकता और अखंडता के लिए एक साथ खड़े हैं, तो वहीं ओवैसी ने कहा कि पीएम चीन का नाम लेते ही डर क्यों जाते हैं। इन सबके बीच आपको बता दें कि तिब्बत की डिप्टी स्पीकर डोलमा ने भी चीन को सावधान रहने की सलाह दी है। डोकलाम में भी जैसे पहले चीन ने दुस्साहस करके कब्जा किया था, अनकन्फर्म्ड खबरें ये आ रही हैं कि डोकलाम के अंदर भी चीन ने दोबारा कब्जा कर लिया है। चिकन्स नेक तक, जिससे हमारे सातों उत्तर पूर्व के प्रांतों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, चीन ने सड़कें बना ली हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। लद्दाख में हमारे बॉर्डर पर अनेकों शेल्टर्स बना लिए हैं। वो सारे मैप्स जो हैं हमने रिलीज किए थे। जो आर्मी ने कल किया, मेरे ख्याल में पूरा देश का समर्थन के साथ किया है। और मैं तो राजनाथ सिंह साहब से ये भी कहा, हमारे रक्षा मंत्री के, कि इस विषय पे आप लोग एक साथ दिखाना चाहिए लोगों को, दुनिया को, कि भारत एक है। हर पार्टी के हर व्यक्ति जो है इस विषय पे हमारी फौज के साथ है। जहां कहीं भी चीन से झड़प हो रही है, जहां कहीं भी चीन हमारी जमीन पर घुस रहा है, जहां कहीं भी चीन हमको पेट्रोलिंग करने नहीं दे रहा है, जहां पर हम बरसों से करते आ रहे भारत की जमीन पर, 12 तारीख के दिन शाम में मीडिया के जरिए देश को पता चल रहा है कि हमारे भारत के बहादुर फौजी सिपाही जख्मी हुए हैं। चीन अपनी खुरापाती चालों से बाज नहीं आएगा, तो हर उस चालाकी का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा जिससे देश की सुरक्षा पर कोई घात करने की कोशिश करेगा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि बिहार में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। छपरा में 12 लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब के कारण। साथ ही आपको बता दें कि जहरीली शराब से 12 लोगों की मौत और कई लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। डोइला गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों की स्थिति फिलहाल नाजुक बनी हुई है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार के छपरा की तस्वीरें, जहां पर जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों की स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है। सभी का इलाज जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों की माने तो कई लोगों की स्थिति फिलहाल बेहद नाजुक बनी हुई है। तो देखिए, छपरा बिहार से ये घटना सामने आई है। आपको बता दें कि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है बिहार में कि जहरीली शराब के कारण लोगों की तबीयत खराब हुई हो या लोगों की मौत हुई हो। एक बार फिर इस तरह का मामला सामने आया है। ये अस्पताल की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह से जिस मरीज की हालत नाजुक बताई जा रही है उसके परिजन वहां पर उसके साथ मौजूद हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि दुखद खबर ये है, 12 लोगों की मौत भी इस पूरे प्रकरण में हो गई है। बिल्कुल, इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां पर जहरीली शराब पीने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ी और इतना ही नहीं, कई लोग मौत के मुंह में समा गए। और ऐसा ही एक फिर मामला सामने आया है बिहार के छपरा से, जहां पर जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस पर अब कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। आखिर कहां से ये जहरीली शराब बनकर आती है, ये बड़ा सवाल है। आखिर कौन उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये एक बड़ा सवाल यहां पर सामने है।
बिल्कुल, शराबबंदी के बावजूद भी शराब धड़ल्ले से बिक रही है और इसका नतीजा आप देख रहे हैं कि किस तरह 12 लोगों की मौत हो गई और साथ ही कई लोग जिनकी हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। तो बिहार के छपरा की तस्वीरें जहां आप देख सकते हैं कि जहरीली शराब पीने की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। तो देखिए, ऐसे में जी बिल्कुल मोनिका, तमाम बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिर कौन शराब, जो जहरीली शराब है, उसका प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है, और क्योंकि इस तरह के तमाम इलाके पहले भी तमाम मामले इस तरह के पहले भी आ चुके हैं, तो ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब अधिकारियों को पहले से पता था कि इस तरह की घटनाएं बिहार में हो रही है, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, और अगर एक्शन लिया जा रहा है तो बावजूद इसके ऐसी घटनाएं सामने आखिर क्यों आ रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि उमा के भतीजे पर भारी गोविंद सिंह की समधन। जी हां, पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे और भाजपा विधायक राहुल लोधी की विधायकी खतरे में है और इन दिनों पूर्व विधायक चंदा रानी गौर और राहुल लोधी चर्चा में है। गिने चुने लोग जानते हैं कि चंदा रानी है नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की समधन, और ऐसे में उनकी कानूनी लड़ाई में गोविंद सिंह ने खुलकर दिया है साथ ही आपको ये भी बता दें कि नतीजा ये रहा है कि हाई कोर्ट ने समधन के पक्ष में फैसला सुनाया है और राहुल सिंह लोधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। दरअसल मामला ये है कि चुनावी हलफनामे में राहुल छिपा गए थे बिजनेस की जानकारी, जिसको लेकर पूर्व विधायक चंदा रानी ने मामला दायर कर दिया था, और ऐसे में पूरे एपिसोड का निचोड़ ये सामने आया कि राहुल की सदस्यता रद्द होने से गोविंद होंगे अब टेंशन फ्री, और गोविंद सिंह अपनी समधन को खरगापुर से आसानी से दिला पाएंगे टिकट। हालांकि चंदा रानी 2013 में राहुल सिंह को हराकर एक बार विधायक बन चुकी हैं, लेकिन फिलहाल ये पूरा प्रकरण पहुंच चुका है अब सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, आपको बता दें कि उमा के भतीजे पर भारी पड़ गई है गोविंद सिंह की समधन, जिसको लेकर पूर्व विधायक चंदा रानी गौर ने, आपको बता दें पूरे एपिसोड का निचोड़ ये सामने आया है कि राहुल की सदस्यता रद्द होने से गोविंद अब टेंशन फ्री होंगे। जी हाँ, बड़ी जानकारी यहाँ पर आप तक पहुंचा रहे हैं। गोविंद सिंह अपनी समधन को खरगापुर से आसानी से अब टिकट दिला पाएंगे। आपको बता दें कि चंदा रानी 2013 में राहुल सिंह को हराकर एक बार पहले भी विधायक बन चुकी है। तो वहीं गुजरात के नतीजों पर ऐतिहासिक हेडलाइन, गुजरात की जीत ने दिल्ली हिमाचल प्रदेश की हार फीकी नजर आई है। गुजरात में रिकॉर्ड बहुमत से भाजपा काफी उत्साहित है। दिल्ली के परिणामों के बाद अब चिंता भी बढ़ गई है बीजेपी की। गुजरात की जीत से छोटी साबित हुई हिमाचल की हार। 24 घंटे में 2 हार के बावजूद भी पॉजिटिव मैसेज। गुजरात की धूम के आगे फीकी रही दिल्ली और हिमाचल की हेडलाइंस। तो दिल्ली के परिणामों के बाद अब चिंता भी बढ़ गई है बीजेपी के अंदर। गुजरात की जीत से छोटी साबित हुई हिमाचल की हार, क्योंकि गुजरात में बड़े आंकड़ों के साथ बीजेपी ने जीत दर्ज की है और इस जीत के आगे हिमाचल प्रदेश की हार बेहद ही छोटी है। मोदी स्टाइल ऑफ वर्क एंड विजन, गुजरात में बीजेपी की बड़ी सफलता के बाद चर्चा, आपको बता दें मोदी स्टाइल ऑफ वर्क एंड विजन की चर्चा अब सामने आ रही है, क्योंकि भाजपा में सभी को इसे अपनाने को कहा गया है। गुजरात में पर्यवेक्षक बनाने में भी देखा गया ये विजन, और ऐसे में विधायक दल का नेता चुनने में पर्यवेक्षक बनाने में विजन जरूरी। साथ ही आपको बता दें कि वरिष्ठ के रूप में राजनाथ सिंह और साथ में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी शामिल, और ऐसे में गुजरात में आदिवासी सीटें साध कर दिखाया गया है ये विजन। अगले साल आपको बता दें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले, और इन राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफी होने से मुंडा भी जरूरी है। पर्यवेक्षक जैसी औपचारिकता पर भी
दूरगामी राजनीति का विजन बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आपको बता दें कि मोदी का स्टाइल ऑफ वर्क और विजन पर अब काम किया जा रहा है। सभी को कहा गया है कि इस विजन को अपनाया जाए। साथ ही आपको बता दें कि अभी आगामी जो चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, वहां पर आदिवासियों की संख्या भी ज्यादा है। तो ऐसे में विजन चेंज करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आपको बता दें कि मोदी स्टाइल ऑफ वर्क एंड विजन पर अब ध्यान दिया जा रहा है। गुजरात में आदिवासी सीटें साध कर ये विजन दिखाया गया है। साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि अगले साल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव है, जिनकी वजह से विजन पर अब काम करना बहुत ही ज्यादा भाजपा के लिए जरूरी हो गया है, क्योंकि इन राज्यों में भी बहुमत लानी है। आपको बता दें राजस्थान और मध्य प्रदेश में, माफी चाहूंगी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन शामिल हुए। सवाई माधोपुर में रघुराम राजन ने राहुल गांधी के साथ पद यात्रा की। उन्होंने राहुल के साथ बातचीत भी की। राहुल गांधी के साथ यात्रा करने के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि रघुराम राजन कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यात्रा अब दौसा जिले में प्रवेश करेगी और अगले 5 दिन यानी कि 19 दिसंबर तक दौसा जिले में ही रहेगी यात्रा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली, मुंबई में ही नहीं, आपको बता दें कि अब जम्मू कश्मीर में भी जहरीली हवा से लोगों का दम घुट रहा है। बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। मोनिका, बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में प्रदूषण आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। जहां एक तरफ आतंकवाद की वजह से 242 लोगों की मौत हुई, तो वहीं इसी साल प्रदूषण की वजह से 10,000 लोगों की जान चली गई। ये दावा जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े हॉस्पिटल शेर कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर परवेज ने किया है। सर्दियों में कश्मीर का AQI खराब हो चुका है। गर्मियों में श्रीनगर का AQI 60 के करीब था, जो नवंबर में 150 पार हो चुका है। तो देखिए काफी बड़ा उछाल यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में देखने को मिला है। जहां गर्मी में 60 AQI था, उछल करके सर्दियों में वो 150 तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से अब न केवल दिल्ली और NCR का एरिया बल्कि जम्मू की हवा भी जहरीली हो गई है। आपको बता दें कि घाटी में प्रदूषण के कारण क्या है, हर साल जलना है। आपको बता दें ईंट भट्टे, सीमेंट कारखानों का ज्यादा इस्तेमाल होना भी ये एक कारण माना जा रहा है। और अब बात शेयर बाजार की। शेयर बाजार में आज फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स 176 अंकों के उछाल के साथ 62,709 अंकों पर कारोबार कर रहा है, तो वहीं निफ्टी 49 अंकों के उछाल के साथ 18,657 पर कारोबार कर रहा है।